तो चलो यार जल्दी से मतलब समझते हैं हमारे इन्वेस्टमेंट डिसीजन का, कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन का मतलब क्या होता है। तो देखो, जब भी तुम अपने पापा के पास पैसे मांगने के लिए जाते हो तो सबसे पहले एक ही सवाल करते हैं कि बेटा क्यों चाहिए। ठीक है, तो वो क्यों का जवाब यहाँ पर आता है। वैसे अगर एक कंपनी है, अगर वो किसी के पास भी जाती है, चाहे वो शार्क टैंक में चली जाए, कहीं पर भी चली जाए, तो वहाँ पर वो लोग यही सबसे पहले पूछते हैं कि आपको पैसे की ज़रूरत क्या है। तो वो कहते हैं हमको नए आउटलेट्स खोलने हैं, हमको अपने आप को ग्रो करना है, हमें आप लोग चाहिए जो कि हमको गाइडेंस दे सकें। तो यहाँ पर ये सेम चीज़ है। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन यानी कि अगर आपके पास पैसा बाई चांस अगर आ भी गया तो आप उसको कहाँ पे इन्वेस्ट करोगे, इसलिए सबसे पहले इन्वेस्टमेंट डिसीजन होता है। तो यहाँ पर इन्वेस्ट देखो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में कर सकते हैं, हम ए प्रोजेक्ट में कर सकते हैं, बी प्रोजेक्ट में कर सकते हैं। तो यहाँ पर पैसा कहाँ इन्वेस्ट होगा इसका डिसीजन हमको लेना पड़ता है। अब अगर कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से बोले तो यहाँ पर अगर नॉर्मल बात करें तो लॉन्ग टर्म फिक्स्ड एसेट्स की बात की जा रही है कि लॉन्ग टर्म फिक्स्ड एसेट्स जो हैं उस पर हमको पैसा खर्च करना है। तो कौन से एसेट को खरीदना चाहिए, जिसके अगर आप अपने बिजनेस को कर रहे हो तो वहाँ पर आपके पास ए मशीनरी है, बी मशीनरी है, तो आप देखोगे भाई कौन सी मशीनरी बेस्ट है, उसको हमको यहाँ पर देखना पड़ेगा। तो कैसे उस प्रोजेक्ट को चूज करें, कहाँ पर अपना पैसा लगाएं, ये सारी चीज़ें जो हैं हमको इन्वेस्टमेंट डिसीजन में मिलती है। अब यहां पर देखो सबसे पहली बात ये समझ लेना कि अगर कभी भी हम लॉन्ग टर्म फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, अगर इसमें हम कोई भी डिसीजन ले रहे होते हैं तो उस डिसीजन को हम बोलते हैं कैपिटल बजटिंग डिसीजन। कैपिटल बजटिंग क्यों? क्योंकि जब भी मैं अपने एसेट्स में इन्वेस्ट कर रहा हूं तो मैं अपना कैपिटल ही बढ़ा रहा हूं, तो कैपिटल के लिए मैं बजटिंग कर रहा हूं, बजट लेकर के आ रहा हूं, समझ में आ रहा है, तो बजट उसमें लगा रहा हूं, इसलिए इसको हम बोलते हैं कैपिटल बजटिंग। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले आता है, अब ये तो बाद में पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ते हैं कि यहाँ पर इसका रोल क्या है। वाई वी नीड टू टेक इन्वेस्टमेंट डिसीजन, रोल क्या है इसका। तो सबसे पहली बात लॉन्ग टर्म ग्रोथ आ जाता है। अब सिंपल सी बात है कि अगर तुम अपने करोड़ों रुपए किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हो तो तुम चाहते हो भाई ग्रोथ हो। अगर तुम अपना पैसा शेयर मार्केट में लगाते हो तो तुम यही सोच के लगाते हो ना कि भाई यहाँ से मेरे को अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाएगा, मैं भी मर्सिडीज खरीदूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, समझ में आ रहा है। तो वैसे कंपनी भी सोच रही है कि भाई लॉन्ग टर्म ग्रोथ होगी, जो मेरे शेयर होल्डर्स हैं उसके पास ज़्यादा पैसा आएगा, तो अगर ऐसे प्रोजेक्ट में, अच्छे प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर दिया तो आगे जाके फायदा होगा, जिससे हमारी ग्रोथ होगी। सेकंड इज लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स आर इन्वॉल्व। अब देखो अगर तुम इन्वेस्टमेंट डिसीजन नहीं लेते हो और तुम ऐसे करोड़ों रुपए कहीं भी लगा देते हो तो ये बहुत बड़ा रिस्की फैक्टर हो जाता है, समझ में आ रहा है, रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो यहाँ पर फंड्स बहुत सारे हैं, तो अगर तुमने इनको वेस्ट कर दिया तो तुम्हारी लॉन्ग टर्म ग्रोथ नहीं हो पाएगी, ऊपर से तुम्हारे शेयर होल्डर्स और नाराज हो जाएंगे और तुम्हारी कंपनी बंद भी हो सकती है। तो कोई नहीं चाहता कि लॉस मेकिंग कंपनी बनाए, इसलिए यहाँ पर लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स इन्वॉल्व हैं, करोड़ों रुपए इन्वॉल्व हैं, इसलिए तुमको अच्छे से डिसीजन लेना पड़ेगा। अब याद करो जब तुमने आखिरी बार मोबाइल फ़ोन लिया होगा या फिर कोई भी बड्स लिए होंगे या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लिया होगा, तो सबसे पहले हम यूट्यूब पे जाके कितनी सारी रिसर्च करते हैं कि कौन सा बेस्ट है, कहाँ पर हमको बेस्ट रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है, यानी कि वहाँ पर हमको सबसे ज़्यादा फायदा हो रहा है, सबसे पहले हम वो देखते हैं। तो यहाँ पर भी सेम चीज़ होती है। नेक्स्ट इज रिस्क इन्वॉल्व। रिस्क इन्वॉल्व का मतलब क्या है कि यहाँ पर बहुत बड़ी रिस्क इन्वॉल्व है, हम नहीं जानते फ्यूचर में क्या होगा, अनसर्टेनिटी है, और जब भी अनसर्टेनिटी होती है उसका मतलब हमको नहीं पता फ्यूचर में क्या होगा, इसलिए यहाँ पर रिस्क हो जाती है कि अगर हमने अच्छे से ये डिसीजन नहीं लिया कि पैसा कहाँ पर लगाना है तो हो सकता ख़राब मोबाइल फ़ोन आ जाए, तो ख़राब मोबाइल फ़ोन आ गया तो पैसे के पैसे लग गए, ख़राब हो गया। या फिर अगर अच्छी दुकान से नहीं लिया तो यहाँ पर भी हो सकता है कि पैसे डूब जाएँ। तो यहाँ पर हम पूरा का पूरा यहाँ पर देखते हैं कि रिस्क इन्वॉल्व है, इतने करोड़ों रुपये लगा रहे हैं, तो यहाँ पर अच्छे से डिसीजन लेना इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन पर यहाँ पर ध्यान दे रहे हैं। लास्ट हमारे आता है इर्रिवर्सिबल डिसीजन। इर्रिवर्सिबल डिसीजन क्यों हो जाता है कि फॉर एग्जाम्पल अभी तो ऐसा है कि अमेजोन से ऑर्डर करते हो तो वहाँ पर कैंसिल कर सकते हो, तो ये रिवर्सिबल डिसीजन है कि हाँ भाई ले लिया तो कैंसिल कर दिया। पर अब अगर आप सोचो कि अगर सरकार है या फिर बहुत बड़ी कंपनी है, फॉर एग्जाम्पल जियो की कंपनी है, वो क्या कर रही है, टेक्नोलॉजी उठा रही है चाइना से। उसने क्या किया, चाइना से पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी यहाँ पर इम्पोर्ट कराई है, टेक्नोलॉजी इम्पोर्ट कराई है। यहाँ पर पूरे ऑफिसेस बन चुके हैं, यहाँ पर सब कुछ हो चुका है। अब बीच में कोई बोल दे नहीं यार अब ये प्रोजेक्ट अच्छा नहीं है, तो जो बिल्डिंग बन चुकी है उस पर तो पैसा लग चुका है, अब आप कैसे पीछे हट सकते हो। आपने जो टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करा लिया अब उसको वापस थोड़ी भेजा दोगे, क्योंकि भाई वो करोड़ों रुपए की चीज़ है। यहाँ पर 10 रुपए की चीज़ जो होती है वो वापस नहीं लेता है हमारा दुकानदार, तो चाइना कैसे अपनी टेक्नोलॉजी वापस ले लेगा। तो यहाँ पर ये जो डिसीजन है वो बिल्कुल इर्रिवर्सिबल है, इसलिए यहाँ पर हमको जो डिसीजन है वो बहुत अच्छे से लेना है, बिल्कुल सिंपल टर्म्स है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हमारा आता है फैक्टर्स दैट अफेक्ट आवर इन्वेस्टमेंट डिसीजन, यानी कि हम डिसीजन कैसे लेते हैं बेसिकली। तो सबसे पहले देखो सबसे सिंपल बात आती है कैश फ्लो।
हम सब लोग अकाउंट्स में कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ चुके हैं, वैसे ही कैश फ्लो होता है। तो कैश फ्लो का मतलब क्या होता है? कैश फ्लो और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। कैश फ्लो का मतलब होता है डे टू डे रिक्वायरमेंट, कि अगर मैं कहीं पर पैसा लगा रहा हूं तो क्या वो मेरी डे टू डे रिक्वायरमेंट्स को मीटअप करेगा। जैसे कुछ कुछ होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप फिक्स डिपॉजिट में अपना पैसा डालते हो तो फिक्स डिपॉजिट में कोई भी आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता, या फिर मिलता भी है, मतलब इंटरेस्ट तो मिलता है लेकिन वो आपको मिलता है जब वो मैच्योरिटी डेट आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल मैं 2 साल के लिए अपना पैसा जो है अपना कहाँ पर लगाता हूँ, फिक्स डिपॉजिट में। तो वहां पर क्या हुआ, फिक्स डिपॉजिट में पैसा लगा दिया, अब 2 साल बाद मुझे बढ़कर पैसा मिलेगा। समझ में आ रहा है? लेकिन अगर मैं शेयर्स पे पैसा लगाता हूं, किसी की कंपनी के शेयर्स खरीदता हूं, तो वहां पर मुझे डिविडेंड हर साल मिलता रहता है और मेरा पैसा जो है वो लगा रहता है, और आगे जाकर के जैसे जैसे मेरा पैसा बढ़ता है वो मेरे को मिलता जाता है। तो यहां पर दोनों चीजें हो रही हैं। तो समझ में आ रहा है? वैसे कैश फ्लो होता है। तो अगर आपको डे टू डे रिक्वायरमेंट के हिसाब से कैश फ्लो की जरूरत पड़ रही है और वो आपको मिल रहा है प्रोजेक्ट से, तो ये अच्छा खासा प्रॉफिटेबल है। अगर आपको कैश फ्लो नहीं मिल रहा है, डे टू डे रिक्वायरमेंट आपकी कंप्लीट नहीं हो पा रही है, तो यहाँ पर भैया दिक्कत है, फिर उस प्रोजेक्ट की जगह हमको दूसरे को चुनना पड़ेगा। अब यहाँ जो नेक्स्ट पॉइंट आता है दैट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का सिंपल मतलब होता है कि अगर आपने पैसा लगाया तो कितना परसेंट पैसा आपको वापस मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 1 करोड़ रुपए लगाता हूं तो मुझे उससे 10% रिटर्न मिलेगा, यानी कि 1 लाख रुपए का रिटर्न मिलेगा। ये हम लोग ऐसा नॉर्मल एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो वैसे कंपनी भी सोचती है कि भाई कितना रिटर्न मिलेगा। अगर आप शेयर्स में पैसा लगा रहे हो तो आप यही सोचते हो कितना परसेंटेज मेरे को रिटर्न मिलेगा। अगर आप म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगा रहे हो तो आप देखते हो कितने परसेंट से पैसा बढ़ेगा। तो यहाँ पर हर जगह पर परसेंटेज चलता है कि कितना रिटर्न मुझे ईयर बाय ईयर मिलता रहेगा। और एक्चुअली में अगर हम प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो देखो प्रोजेक्ट जो होता है वो कुछ टाइम के लिए होता है। जो मैं बोल रहा हूँ प्रोजेक्ट में पैसा लगता है, तो वो प्रोजेक्ट कुछ टाइम के लिए होता है, कितने टाइम तक मुझे पैसा इन्वेस्ट करके रखना है, और यहाँ पर उसके बाद मुझे कितना टोटल रिटर्न मिलने वाला है। नॉर्मल है, परसेंटेज में आता है। नेक्स्ट हो जाता है इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया। अब देखो इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया में सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि आपका लेबर, टेक, मशीनरी। अब पता चला आपने फॉर एग्जाम्पल स्पेस टूरिज्म करके एक होता है, एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है कि स्पेस में टूरिज्म होना चाहिए, स्पेस घुमा करके लेकर के आए, पर अभी उतनी टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है कि हम उस टेक्नोलॉजी के कारण उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें। पर आजकल हो रही है, पर अभी का अगर टाइम देखा जाए तो अभी ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर टेक्नोलॉजी की दिक्कत है। तो टेक्नोलॉजी जितनी अच्छी होती जाएगी फिर वहाँ पर अगर हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं तो सही है, पर पता चला हमने इन्वेस्ट कर दिया, उतनी टेक्नोलॉजी ही नहीं है। सेकंड चीज़ हो जाती है लेबर। अब लेबर ही नहीं है फॉर एग्जांपल, अब पता चला हमने इंडिया में कोई सी प्रोजेक्ट में हमने पैसा लगा दिया, कोई से प्रोजेक्ट में हमने पैसा लगा दिया, तो यहाँ पर जो लेबर है वो है ही नहीं, उसको चला ही नहीं पा रहे। इतना डिफिकल्ट प्रोजेक्ट है, यहाँ पर लेबर ही नहीं मिल पा रहा, लेबर अवेलेबिलिटी नहीं है। इसके अलावा मशीनरी नहीं है। हो सकता हम यहाँ पर कोई ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर दे जहाँ पर मशीनरी पूरी तरीके से नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, डिमांड ही नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो जाती है जो कि इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया में आती हैं, और इसको चेक करने के लिए हम बहुत सारी टेक्निक्स का यूज़ करते हैं जिसको हम बोलते हैं कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स। तो इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया को यूज़ करने के लिए या फिर देखने के लिए कि क्या यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना सही है या नहीं है, तो यहाँ पर हम कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स का यूज़ करते हैं। क्लियर है बात? तो आगे बढ़ते हैं।